सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक आप सभी लोगों का। और लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो पे सुपर क्रेजी रिस्पांस दिया। बेटा मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखना। हम चलते हैं, लास्ट टाइम हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। बेटा अगले आने वाले क्वेश्चंस भी उसी तरीके से बनाए गए हैं ताकि उनमें कंप्लीट साइंस जहां तक हो सकती है वहां तक साइंस कवर हो पाए। हम एक एक क्वेश्चन का फिर से एक्सरे करेंगे और एक एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि जब भी नए क्वेश्चन आते हैं वो पुराने क्वेश्चंस के ही भाई बहन होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि कल और परसों सीईटी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू। जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, आम खाते हैं, लीची खाते हैं, इनका जो स्वीट टेस्ट होता है यानी कि इनका जो मीठा टेस्ट होता है वो कहां से आता है, यानी कि फ्रूट शुगर कौन सी होती है। तो आप लोगों ने अब तक अपना आंसर गैस कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं गैस किया उनके लिए बता देता हूं बेटा, फ्रक्टोस। याद रखना, फ्रक्टोस इज नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर हम किन्हें बोलते हैं बेटा? फ्रूट शुगर हम बोलते हैं फ्रक्टोस को। फ्रक्टोस इज नोन एज फ्रूट शुगर। ऑलराइट, चलो, जितनी भी फ्रूट शुगर होती है उन सभी में फ्रक्टोस होता है। लैक्टोस को बोलते हैं बेसिकली मिल्क शुगर। बेटा पेपर में अगर पूछा जाए कि दूध या डेयरी प्रोडक्ट में कौन सी शुगर होती है तो आंसर आएगा लैक्टोस। और डीएनए में कौन सी शुगर होती है तो आंसर आएगा बेटा डीएनए में होती है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर बेसिकली बेटा इसी को ही हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। पेंटोज यानी नाम से पता चल रहा है बेटा, पेंट यानी कि ये कितने कार्बन से मिलके बनी होगी? ये 5 कार्बन से मिलके बनी होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जितनी भी फ्रूट होते हैं उनमें फ्रूट शुगर होती है और फ्रूट शुगर हम हमेशा बोलते हैं फ्रक्टोज को बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 27वां क्वेश्चन, द रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ लीव्स आर ड्यू टू। यानी कि लीव्स की बजाय, एक सेकंड में इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूं, लीव्स की बजाय हम कर देते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर। रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स आर ड्यू टू। क्या कारण होता है कि इनका जो कलर होता है वो रेड एंड ऑरेंज होता है? चलो तो मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो सभी ध्यान से बेटा। प्लांट के अंदर ना एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्ती का रंग होता है हरा। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्लास्टिड होता है, इसके अंदर पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और हम सब जानते हैं, हमारी टीचर्स ने हमें 6ठी-7वीं क्लास में बता दिया था कि क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग कैसा होता है बेटा? हरा होता है। फिर एक और होता है बेटा जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। बेटा फ्रूट और फ्लावर्स के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट को ना हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। याद रखना, क्रोमोप्लास्ट को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक है हमारा कैरोटिनॉइड्स, एक आता है कैरोटिनॉइड्स और दूसरा आता है हमारा एंथासाइनिन। बेटा बहुत ध्यान से देखना, कोई भी बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीईटी के लिए, हाँ हालांकि क्योंकि अभी पेपर सीईटी का आ रखा है तो हम सीईटी बोल रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी एसएससी में या नीट में पूछ लिए जाते हैं बेटा, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं इनकी वजह से बेसिकली कलर आता है रेड, येलो एंड ऑरेंज। जैसे फॉर एग्जांपल गाजर का रंग कैसा होता है बेटा? रेड। तो कैरेट में क्या होती है? कैरोटिनॉइड्स। क्लियर? और एंथासाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलर ऑफ ब्लू एंड पर्पल। ब्लू या फिर पर्पल कलर आता है एंथासाइनिन की वजह से, और जो रेड कलर आता है वो आता है हमारा कैरोटिनॉइड्स की वजह से। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच कलर ऑफ लाइट हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी थ्रू वैक्यूम। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। विच कलर ऑफ लाइट हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर
बेटा वैक्यूम यानी कि निर्वात। व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम हम उस स्पेस को बोलते हैं जिसमें कोई भी मीडियम नहीं होता। यानी कि अगर मैं आपको प्यार से समझाऊं और बहुत धीरे से समझाऊं और बहुत अच्छे से समझाऊं बच्चों की तरह, तो वैक्यूम का मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई भी फंडामेंटल यानी कि कोई भी मौलिक फोर्स काम करना क्या कर देती है, बंद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो पेन नीचे गिर गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वैक्यूम के अंदर ग्रेविटी भी काम करना क्या कर देगी बेटा, बंद कर देगी। क्लियर? जहां कोई मीडियम नहीं होता उसे हम वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम के अंदर इनमें से कौन सा कलर ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा? ऑप्शन ए है ब्लू, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है ग्रीन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सुनिए ध्यान से बेटा, मैं इसका जवाब आप लोगों को सीधा सीधा दे ही देता हूं। एक सेकंड रुकिए, पेन चेंज कर लेता हूं। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं रेड की, ब्लू की, ग्रीन की, हम सब जानते हैं बेटा रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन ये तीन प्राइमरी कलर होते हैं और ये पेपर में पूछा भी जाता है। रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन क्या होता है बेटा? वाइट लाइट। रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन हमेशा होता है बेटा वाइट लाइट। और हम सब जानते हैं वाइट लाइट कैसी होती है। वाइट लाइट को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट बेटा, विजिबल लाइट ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सफ़ेद रोशनी ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से, तो ये सफ़ेद रोशनी के ही तो हिस्से हैं ना, रेड ब्लू ग्रीन। अगर एक भी कलर आगे पीछे ट्रेवल करता तो वाइट बनता ही नहीं। वाइट कब बनता है? जब ये तीनों मिक्स होते हैं। और वाइट बना रहा है, इसका मतलब तीनों कलर सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो याद रखना बेटा, वैक्यूम के अंदर इन सभी कलर की स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। कंडीशन ये है वैक्यूम के अंदर। बहुत ध्यान से देखना, कंडीशन है बेटा वैक्यूम के अंदर। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ। ड्राई आइस किसकी कंडेंस्ड फॉर्म होती है? बता सकते हो ड्राई आइस किसकी कंडेंस्ड फॉर्म होती है? ड्राई आइस इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ। बेटा याद रखना, ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2। अब तो बताओ व्हाट इज CO2? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंडेंस्ड फॉर्म को ही क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई आइस। तो आंसर आएगा CO2। चले हम आगे। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मैं एक बार इंटरनेट इशू आ रहा है थोड़ा। एक सेकंड मैं कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अगर काम चल जाए तो। आई होप अब वीडियो थोड़ा सा सही चल जाएगा। 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, बच्चे का लिंग, बच्चे का जेंडर किसके ऊपर निर्धारित करता है? सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिपेंड अपॉन। बता सकते हो बेटा, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिपेंड अपॉन, याद रखना बेटा, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिपेंड अपॉन फादर के क्रोमोसोम। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम देखो पहले के ज़माने में ना औरतों को बोला जाता कि तू हमारे वंश को, यानी तू हमारे वंश को एक लड़का नहीं दे पाई, तूने हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा पाया, तो वो उस औरत को मार देते थे या फिर उसको मोलेस्ट करते थे, है ना। लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, उसका जेंडर हमेशा डिपेंड करता है फादर के ऊपर, क्योंकि फादर का क्रोमोसोम होता है XY और लड़का होगा वो डिपेंड करता है Y क्रोमोसोम के पास, और Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल के पास प्रेजेंट होता है। तो याद रखना बेटा, लड़का होगा या लड़की वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम ऑफ फादर। लेकिन इसमें ये पूछा है कि लड़का होगा या लड़की वो डिसाइड कब हो जाता है? तो आंसर आएगा बेटा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे ही स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स होते हैं। बेटा फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है? फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही एक लड़के का स्पर्म एक लड़की की बॉडी में एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन होने लग जाती है। फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये डिसाइड हो जाता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, 31st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अ रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बता सकते हो? व्हाट डज अ रिडक्शन रिएक्शन मीन्स? रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है? तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है बेटा, एक होती है ऑक्सीडेशन एंड दूसरी होती है रिडक्शन। मैं आप लोगों को दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर मैं आपको रिडक्शन का मतलब बताऊं तो रिडक्शन ठीक ऑक्सीडेशन से उल्टा होता है। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है? रिडक्शन। तो आपके पेपर में रिडक्शन पूछा है, अब आप जवाब बता सकते हो। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा हो तो CO2 जमा में H2 गिव राइज टू CH4 जमा में H2O। तो आपने देखा पहले कार्बन के साथ क्या था? ऑक्सीजन, अब कार्बन के साथ क्या है बेटा? हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ जब भी मतलब बेसिकली ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का लगना आप देखो तो आंसर आएगा रिडक्शन। और ठीक इसका उल्टा यदि आप देखो कि ऑक्सीजन तो लग रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है तो इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। चलिए हम आगे। 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है? कमेंट करके बताइए अपना आंसर, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोगों से एक ही विश है मेरी कि आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो। ये अभी बेबी चैनल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत गिने चुने सब्सक्राइबर हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को जल्दी से आपके सपोर्ट से बड़ा बनाएं और ताकि हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम इस चैनल पे लेके आएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है? बेटा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही बात है। स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग गम्स। यदि आपके दांतों में से ब्रश करते टाइम खून आ रहा है या मसूड़ों में से खून आ रहा है तो ये स्कर्वी होती है, और स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। बेटा अगर मैं नेक्स्ट करता हूं क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड यानी कि खून का थक्का। जब भी हमारे चोट लग जाती है तो हमारे हरियाणा में ना उसको बोलते हैं पपड़ी आ गई, खुरंड आ गया। तो यानी कि घाव को भरता है, और घाव को भरता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। विटामिन ए का असली नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। बेटा नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जैसे कि बेसिकली अगर मैं इस कमरे की लाइट बंद कर दूं तो एक बार इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद इसी अंधेरे कमरे में मैं बहुत अच्छे तरीके से देख पाऊंगा। तो बेटा ये जो हमारी आंखों में ना रोड सेल्स होते हैं जो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर इन्हीं में डिफेक्ट आता है तो इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पेपर में पूछा कौन सी बात गलत है, तो बेटा नेक्स्ट ऑप्शन देखो, रिकेट्स। रिकेट्स एक हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, हड्डियों की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो रिकेट्स होती है बेटा विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की कमी से क्या होती है? रिकेट्स। लेकिन उन्होंने क्या बोला? विटामिन ई। नहीं बेटा, विटामिन ई की कमी से तो इनफर्टिलिटी आती है। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो आदमी तो लड़का नहीं बन पाएगा और औरत लड़की नहीं बन पाएगी। कब? जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी। विटामिन ई का असली नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई का हमारा असली नाम होता है टोकोफेरोल। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम। सांस लेते वक्त एनर्जी का रूप क्या होता है, बता सकते हो? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखो जब भी हम सांस लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of oxygen to give energy। बेटा जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो तुरंत टूट जाता है। अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो देखना ध्यान से, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये टूट जाएगा CO2 जमा में H2O जमा में एनर्जी में। CO2, हाँ जी बेटा, CO2 जमा में आजा, CO2 जमा में H2O जमा में एनर्जी में। मैं आपको हमारे स्पेशल मेहमान से मिलाना चाहता हूँ। आज मैं काफ़ी मतलब महीने बाद घर आया हूँ, तो ये मुझसे बहुत प्यार करती है। नाम है इसका सूजी, बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची है। देख बाहर कौन आया है, हुश। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे हमारे छोटे छोटे फैमिली मेम्बर्स आते रहते हैं। CO2 जमा H2O जमा में एनर्जी, अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो यहाँ 6 लग जाएगा, यहाँ भी 6 लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा 6।
तो बेटा जो ये एनर्जी निकली है ना, इस एनर्जी का रूप होता है एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ऑलराइट, चलो तो आंसर आएगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बता सकते हो बेटा। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे डीएनए की फुल फॉर्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34th क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैस एंटर्स इन द ब्लड एंड लीव्स द सेम बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि श्वसन के दौरान गैस रक्त में प्रवेश करती है और उसी प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट करूं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछूं, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि भाई रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ, एक सेकंड रुकिए, respiration takes place by the process of, respiration takes place by the process of, तो आंसर क्या आएगा बेटा? तो आंसर आएगा डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन यानी कि गैसेस का एक्सचेंज। बेटा हम जानते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो जो ये गैस की अदला बदली होती है ये किस प्रोसेस के जरिए होती है? तो आंसर आएगा बेटा डिफ्यूजन के जरिए। ऑलराइट, तो इसका आंसर आएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हार्ट इज डिवॉइड ऑफ। बेटा दिल में कौन सी मांसपेशी नहीं होती? दिल में कौन सी मांसपेशी नहीं होती, बताइए बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा। बेटा क्या दिल में कार्डियक मसल होती है? हृदय की मांसपेशी तो हो गई, बहुत श्योर की बात है, तो आंसर ये तो नहीं आ सकता है ना। क्या दिल में स्मूथ मसल्स होती हैं? ऑब्वियस ही बात है बेटा, हमारे हार्ट में क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आंसर आएगा या तो वॉलेंट्री या तो इनवॉलेंट्री। बेटा एक बात बताओ, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब जो ऑटोमेटिक, जिसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। बेटा स्वैच्छिक का मतलब होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या आप लोग दिल को कंट्रोल कर सकते हो कि मेरा दिल इस बार 72 बार धड़का है, अगली मिनट 50 बार धड़केगा, उससे अगली बार 150 बार धड़केगा? कैसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी दिल की मांसपेशियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो यानी कि दिल में कौन सी मांसपेशियां होती हैं? ऑटोमेटिक। तो कौन सी नहीं होती बेटा? वॉलेंट्री। तो आंसर आएगा इसका सी, वॉलेंट्री, यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियां। क्योंकि दिल को हम अपनी, जैसे मैं अपनी उंगलियां हिला रहा हूं, तो ऐसे मैं अपनी दिल के मसल्स को अपनी इच्छा से नहीं हिला सकता। तो दिल में क्या नहीं होती बेटा? वॉलेंट्री मसल्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। 36वां क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। हम सब जानते हैं बेटा चिकन पॉक्स, हमारे इंडिया में उसको माता बोलते हैं। चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा है, बता सकते हो? चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा है? चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा है? चिकन पॉक्स का वायरस होता है बेटा वेरियोला वायरस। कौन सा होता है? वेरियोला। अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो पूरा नाम होता है वेरियोला जूस्टर वायरस। चिकन पॉक्स के पूरे वायरस का नाम होता है वेरियोला जूस्टर वायरस। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कॉमन कोल्ड यानी कि जुखाम की, तो बेटा जुखाम का वायरस कौन सा होता है? जुखाम का वायरस याद रखना बेटा, जुखाम के वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। क्या होता है? राइनो वायरस। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द ओड वन। इनमें से अलग चीज बताओ क्या है? फाइंड द ओड वन। फाइंड द ओड वन आउट, सबसे अलग क्या है? बेटा मार्बल यानी कि पत्थर। मार्बल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 जिसे बोलते हैं। चोक भी बना होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। बेटा लाइमस्टोन का तो फॉर्मूला ही क्या होता है? CaCO3। और स्लेक लाइम होता है बेटा हमारा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप
अब तो कोई पागल पागल भी बता सकता है कि इसका क्या आंसर होगा। बेटा इसका आंसर होगा स्लेक लाइम, क्योंकि ये तीनों का ही नाम क्या होता है, CaCO3। एंड व्हाट इज CaCO3? CaCO3 होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही इसी मेहनत से पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 38वां, द बेस यूज्ड एज एन एंटा एसिड। अभी तो आप सभी लोग जवान हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो या फिर जवान हो, तो अभी आपको कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रखी, लेकिन कभी अपने दादा दादी, ताऊ ताई, मम्मी पापा से पूछ के देखना है, एक उम्र के बाद हमारे गैस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो बेटा हम सब जानते हैं गैस की प्रॉब्लम होती है तो हम इनो, हमारे इंडिया में हम इनो घोल के पीते हैं, है ना। तो मतलब बेसिकली हमारे पेट में ना एक प्रकार की गैस होती है जिसका नाम होता है, एक एसिड होता है जिसका नाम होता है HCl। वो जैसे ही पेट की दीवारों पे लगता है ना तो जलन महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। तो हम सब जानते हैं एसिड को मारता है कौन? बेस। एसिड को कौन मारेगा बेटा? क्योंकि अम्ल को मारने के लिए हम क्षार का उपयोग करेंगे। तो बताओ इनमें से बेस कौन सा है? अब बेटा बेस होता है OH, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, चारों ही हाइड्रोक्साइड हैं। तो इनमें से मेन हाइड्रोक्साइड कौन है बेटा, जिसको हम एसिडिटी के खिलाफ यूज करते हैं? तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है बेटा MgOH का होल ट्वाइस। इसी को ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेटा आप सभी लोगों के घर पे डाइजीन की बोतल जरूर होगी, वो पिंक पिंक कलर की जो होती है वो एसिडिटी को कम करती है, डाइजेशन बढ़ाती है। तो यानी बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या करता है बेटा, एंटा एसिड का काम करता है, यानी कि पेट में एसिडिटी को कम करता है। क्लियर? चलो 39th क्वेश्चन देखिए, द डेंजर सिग्नल आर रेड। मैं 50 बार बता चुका हूं, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? बता सकते हो खतरे के निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। लाल रंग की वेवलेंथ क्या होती है बेटा? ज़्यादा। वेवलेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई जो लंबाई ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर इसे पहले वाले पार्ट 1 में जाओगे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा, तो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन येलो लाइट। तो आंसर आएगा द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन येलो लाइट। क्लियर? चलो रेड कलर, अच्छा एक बात में कंफ्यूज मत हो जाना, रेड कलर की वेवलेंथ बेशक ज़्यादा है लेकिन एनर्जी क्या होती है? कम। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि कौन से रंग की एनर्जी ज़्यादा है, शायद लाल की मिलेगी क्योंकि लाल दूर तक जाता है। नहीं बेटा, लाल की एनर्जी कम और ब्लू कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 40th, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। बेटा ब्लड ग्रुप किसका A है, किसका B है, किसका AB है, किसका O है? ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी बेटा? ब्लड ग्रुप की खोज आपने अब तक गैस कर लिया होगा, कोई ज़्यादा टाइम तो है नहीं, या तो आता है या तो नहीं आता सीधा सीधा। तो इसका आंसर आएगा बेटा लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने किसकी खोज करी थी बेटा? ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB एंड O। फिर पॉजिटिव नेगेटिव फर्दर इनमें आगे टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB, O। इसमें से जो O होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी दान दे सकता है। और AB की बात करूँ तो AB होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और थोड़ा सा अगर मैं अपना लेवल बढ़ाऊँ तो AB पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और O नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। चलो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 41th क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे हो, DPT वैक्सीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPT वैक्सीन? बताइए सभी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPT वैक्सीन? इसका आंसर आएगा डाइप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। डाइप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, ये बेसिकली होती है बेटा हमारी वैक्सीन, DPT वैक्सीन। क्लियर? अच्छा याद करो फर्स्ट वैक्सीन किसकी बनी थी? सबसे पहली वैक्सीन किसकी बनी थी बेटा? सबसे पहली वैक्सीन बनी थी स्मॉल पॉक्स की। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। और स्मॉल पॉक्स का इलाज किसमें देखा गया था? काउ पॉक्स में। और क्योंकि एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई थी तो एडवर्ड जेनर को बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के जनक किसे बोलते हैं? तो आंसर आएगा बेटा एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। क्लियर? मूविंग टू अवर 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन देखिए बेटा, Which the disease that has been eradicated from the world? बेटा एक ऐसी बीमारी जो इस दुनिया से ही खत्म हो गई है, बताइए जल्दी से। एक ऐसी बीमारी जो इस दुनिया से ही खत्म हो गई है।
जो बीमारी इस दुनिया से ही ख़त्म हो गई है बेटा वो है स्मॉल पॉक्स। 1977 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि इस दुनिया के हर इंसान को क्या लग गया है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। तो ये वायरस इस दुनिया से ही क्या हो गया है बेटा, ख़त्म हो गया है। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43rd क्वेश्चन है, स्ट्रेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लॉथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय, यानी कि कपड़ों पे जर के निशान कैसे मिटते हैं। हाँ जी बेटा, फिर से आ गए आप, आजा यहाँ आजा इधर। मैं आप सभी लोगों को हमारे एक छोटे से प्यारे से बच्चे से मिलवाना चाहता हूँ। हालांकि बच्चा नहीं रह रहा, अब ये बड़ी हो चुकी है और लास्ट ही मंथ इसकी हीट साइकिल भी आई है, फर्स्ट हीट साइकिल। तो अब ये बड़ी हो चुकी है, हम इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। अगर आपके नोन में आपका कोई दोस्त है जो इससे शादी कर ले तो देख लेना भाई, कमेंट करके बता देना किसी के पास अगर हो तो कोई दोस्त। बस ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसको पसंद आना चाहिए और हम दहेज वहेज भी दे देंगे। 4 पेडिग्री के पैकेट और 2 शैम्पू के डब्बे, 1 हड्डियों का डब्बा दे देंगे। बस इसको पसंद आना चाहिए। बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत प्यार से रखेगी सभी को। तो बेटा बाय, पढ़ा दूँ मैं सभी को। हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। जाओ शादी करवा दें आपकी, क्या दहेज भी चाहिए? सुन गए? चलो तो बेटा जाओ, अभी आप जाओ बाहर। सुजी घूस बाहर, जा बाहर। स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय, बेटा स्टेन्स ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय, तो आंसर आता है बेटा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे कपड़ों पे लोहे का जंग लग जाता है तो उसको मिटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आता है COOH का होल ट्वाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार। क्लियर। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ तो ऐसे C डबल बॉन्ड OH से C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है। चले हम आगे। H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 जो आप ऑप्शन नहीं देख रहे हो वो है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटोल इज, बेटा डेटोल में क्या होता है? मैंने क्लास में लिखवा रखा है, डेटोल क्या होता है? डेटोल में होता है क्लोरोजाइलिनोल। डेटोल में होता है क्लोरोजाइलिनोल प्लस में टर्पिनोल। क्लोरोजाइलिनोल प्लस में टर्पिनोल। तो बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बेटा क्लोरोजाइलिनोल। 44th का आंसर आएगा B, क्लोरोजाइलिनोल। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। जी हाँ, फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं वेट कर रहा था। आप सभी लोग है ना एक चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। आप स्टडी वाली PDF पढ़ के नहीं जाते हो, आपको लगता है किस किस को याद करूंगा। बेटा किस किस को याद करने की बात नहीं होती। मैं कभी भी याद करने के लिए बोलता नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ के जाया करो। पढ़ोगे तो थोड़ा सा 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में थोड़ा सा सेटल होने लग जाएगा। बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। बेटा फ्लावर की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। फ्लावर की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी और फंगी की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। अब तो शायद मेरे हिसाब से हर बच्चा जवाब जान गया होगा बेटा। आंसर आएगा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ओन्कोलॉजी। कैंसर वाला भी कई बार पूछा था। कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ओन्कोलॉजी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46th क्वेश्चन, इन रेडियो कम्युनिकेशन में द सिग्नल एमिटेड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना आर रिफ्लेक्टेड ऑन, यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन बेटा एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल सेंड करने के लिए हम एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिग्नल सेंड जो होते हैं वो कौन से स्फीयर में होते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा सीधा बता देता हूँ बेटा, वो होते हैं आयोनोस्फेयर। किस में होते हैं? आयोनोस्फेयर में। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि देखो हमारे धरती का कंबल किसे बोलते हैं, धरती का कंबल किसे बोलते हैं बेटा? धरती का कंबल बोलते हैं ओजोन को। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होता है कौन? ओजोन। और ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है बेटा किससे?
प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी से, सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। और ओजोन में ना छेद हो गया है बिकॉज ऑफ गैस CFC। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 47वां क्वेश्चन है, एड्स वायरस किसे डिस्ट्रॉय करता है। एड्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो मैं नहीं चाहता मैं इस टॉपिक को छोड़ूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं, एक सेकंड रुकिए, ये कलर अच्छा रहेगा। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड, ध्यान से देखो बेटा बोर्ड पे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारा एड्स है, मतलब एड्स की बीमारी है। और इसके लिए एड्स का जो वायरस होता है उस वायरस का नाम होता है HIV। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स एक प्रकार की STD बीमारी है। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो भी बीमारी शारीरिक संबंध बनाने से फैलती है वो सारी होती है STD, और एक एड्स एक प्रकार की क्या है? STD। बेटा एड्स के लिए ना सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट कवच। आपके जीके में क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट कवच किस बीमारी से संबंधित है, तो आंसर आएगा एड्स। यानी कि एड्स से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि आंगनवाड़ी और सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में कॉन्डम्स बांटे जाएंगे ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें और क्या होने से बच जाए, एड्स। एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है बेटा, एड्स के लिए टेस्ट का नाम होता है अलीसा टेस्ट, अलीसा टेस्ट। पूरा अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। एक बार और बोल देता हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। बेटा अब आपको इसके नाम में आपने देखा होगा इम्यूनो, इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी, फिर आ रहा है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी बनाती है वाइट ब्लड सेल। तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट इज अ वाइट काइंड ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो 48th क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियस होता है? अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियस होता है? देखो ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। हीलियम के पास 2 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब सुनो ध्यान से, हम सब जानते हैं बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाएंगे? चक्कर। अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं, मैंने इन इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो खाली क्या बचा बीच में? न्यूक्लियस। और किसका न्यूक्लियस था? हीलियम का। इसी को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इसी को ही बोलते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल। तो आंसर आएगा अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस एटम। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 49th क्वेश्चन, द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल इज। खून की सबसे बड़ी नस क्या है? इस क्वेश्चन के भी मैं 3-4 क्वेश्चन बना देता हूँ। सबसे बड़ी आर्टरी, आर्टरी को हिंदी में बोलते हैं धमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है बेटा? सबसे बड़ी धमनी होती है अरोटा, इसको हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, इंग्लिश में कर जाना। और सबसे बड़ी वेन्स कौन सी होती है? सबसे बड़ी वेन्स यानी कि सिरा, सबसे बड़ी वेन्स होती है हमारी मेन वेना कावा, वेना कावा। और सबसे छोटी खून की नस कौन सी होती है बेटा? सबसे छोटी रक्त नालिका, यानी कि सबसे पतली खून की नस कौन सी होती है? उसको बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरी इज अ, अच्छा कैपिलरी के बारे में एक और बात याद रखना, कैपिलरी इज अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स के बीच के कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट ब्लड वेसल पूछा है तो साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर क्या है बेटा? अरोटा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टैक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद। टैक्सोनॉमी कौन सी स्टडी है बेटा? टैक्सोनॉमी किसके बारे में स्टडी करती है? देखो इस दुनिया में हजारों लाखों जानवर हैं, हजारों लाखों पेड़ पौधे हैं। अगर हम चाहें भी तो एक एक करके अपनी पूरी ज़िंदगी में सबको नहीं पढ़ पाएंगे।
तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में भी ग्रुप बने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो हम ग्रुप में ना डिवाइड कर देते हैं, और ग्रुप में डिवाइड करने को ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी। एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बता सकते हो? हु इज़ नोन, सबसे पहले डिवाइड किसने किया था? तो आंसर आएगा कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और ये वही है बेटा, पेपर में पूछा, इसने ही हम सबका नाम दिया था। द मैन हु गेव अस आवर नेम्स, हम सब का नाम किसने दिया था बेटा? कार्ल लीनियस ने दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसानों का नाम क्या होता है बेटा? इंसानों का नाम होता है होमो सैपियंस। तो हमारा जो ये नाम है, कुत्ते का नाम क्या होता है बेटा? डॉग का नाम, अभी हमारी सूजी आई थी, अपनी वीडियो में भी देखा था, डॉग का नाम होता है कैनिस फैमिलियरिस। तो ये जो हमारे नाम थे ये दिए गए थे कार्ल लीनियस के द्वारा, इसी वजह से इसको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फिर से मैं वो बात बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना। बढ़ते हैं, अगले 5 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, 5 क्वेश्चन और करने के लिए हैं। पहला क्वेश्चन बेटा 51वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ। याद करो, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या ली थी बेटा? गोल्ड फॉयल। क्या ली थी? गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल में से पास करवाए थे अल्फा रे, अल्फा रे पास करवाई थी। अल्फा रे मैंने अभी बताया था बेटा, अल्फा रे क्या होती है? हीलियम न्यूक्लियस, He2 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? अल्फा रे। और बेटा पास करवाई थी और स्क्रीन लगाई थी, किसकी स्क्रीन लगाई थी? जिंक सल्फाइड यानी कि ZNS की स्क्रीन लगाई थी। और बेटा वहां से देखा गया था कि बीच में ना एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, यानी परमाणु का सारा भार मध्य में केंद्रित होता है, और इसी का ही नाम दिया उसने केंद्र। तो बेटा न्यूक्लियस ने किसकी, रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस की। क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी तो रदरफोर्ड को बोलते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, या फिर केंद्रीय विज्ञान के जनक। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस किसे बोलते हैं बेटा? केंद्रीय विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं? तो आंसर आएगा हमारा रदरफोर्ड। क्या आंसर आएगा बेटा? रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52, भोपाल गैस ट्रेजेडी। बेटा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, है ना, 1984 में हुई थी, और कौन से महीने में हुई थी? दिसंबर के महीने में हुई थी। डेट क्या थी? 2 और 3। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में ना एक गैस लीक हो गई थी जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो बेसिकली वो गैस कौन सी थी बेटा? वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, 53rd क्वेश्चन है, फ्लेमिंग राइट हैंड इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। राइट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन बताता है? राइट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन बताता है? राइट हैंड रूल बेटा याद रखना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें हेल्प करता है क्या बनाने में? जनरेटर बनाने में। क्या बनाने में बेटा? अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर के लिए होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर के लिए, राइट हैंड रूल होता है जनरेटर के लिए। तो यहाँ राइट हैंड पूछा है तो जनरेटर, और जनरेटर का काम है करंट बनाना। और जो करंट हम बनाते हैं बेटा याद रखना, जो भी करंट हम बनाते हैं इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस्ड करंट। जो करंट हम बनाते हैं प्रेरित विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 54th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन गैल्वेनाइजेशन। 3 ही ऑप्शन है, लेकिन चलो एक अच्छी बात है कि इन्हीं 3 ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन भी है। बताओ मेरे को, इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद। आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करते हैं गैल्वेनाइजेशन में? इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद। बेसिकली बेटा लोहे को ना जर लग जाता है, लोहे को जंग लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, लोहे को बचाने के लिए किसी और मेटल की कुर्बानी दे देते हैं। यानी लोहे के ऊपर हम किसी और चीज़ की परत चढ़ा देते हैं ताकि अब जंग भी लगे तो दूसरे धातु को लगे, लोहे को ना लगे। तो बेटा किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर आएगा जिंक। लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बेटा बहुत ध्यान से देखना, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत मन से करना। 55th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है?
बेटा वोल्ट मीटर मापता है पोटेंशियल डिफरेंस को। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को। क्लियर। अगर मैं एनीमोमीटर की बात करता हूं, एनीमोमीटर मापता है बेटा, एनीमो यानी कि हवा, तो एनीमोमीटर मापता है विंड वेलोसिटी यानी कि वायु वेग को। कौन मापता है? एनीमोमीटर। वाट मीटर मापता है बेटा पावर को। किसको मापता है? पावर को। और बच्चा जानता है एम मीटर किसको मापता है? करंट को। तो बेटा क्योंकि पेपर में इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है तो आंसर क्या आएगा? एम मीटर। आप सभी लोग बेटा सीईटी की तैयारी कर रहे हो और कल और परसों आप सीईटी देने जाओ भी गए, मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब किस टाइम देख रहे होगे। हो सकता है सीईटी के बाद देखो, हो सकता है सीईटी से पहले देखो, कुछ भी चांस हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, मेहनत करते जाओ, सफल ज़रूर होगे। और भाई इसी तरीके से बने रहो। अभी आगे तुम्हें सीईटी प्री क्लियर के बाद सीईटी मेंस भी क्लियर करना है, तो इसी तरीके से इसी शिद्दत के साथ आखिरी तक बने रहो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस आखिरी क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे होंगे, तो जो आखिरी तक पहुंचता है वही जीतता है बेटा। और ये आपको दिखाता है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, सीखने की क्षमता है, सीखने की भूख है, और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है बेटा, पढ़ना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से करके आना। सी यू।